नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं प्रभात रंजन जी की ही एक दूसरी रचना के साथ हूँ। सिलसिलेवार कुछ गद्य की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। कुछ अच्छी रचनाओं को उसमें संस्मरण, यात्रा वृतांत, कहानियाँ और कुछ उपन्यासों की टुकड़ियाँ आपके साथ साझा करूँगी। इस चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है, मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम एक अनूठी, इसे संस्मरण भी कह सकते हैं, इसे एक नज़दीकी दस्तावेज जो मनोहर श्याम जोशी के करीब रहने पर, बहुत नज़दीक रहने पर प्रभात रंजन जी ने कलमबंद किया। आज मैं उस रचना पर अपनी कुछ समीक्षात्मक टिप्पणी आपके साथ साझा करूँगी। शोधार्थियों, मनोहर श्याम जोशी हिंदी के उन चुनिंदा लेखकों में रहे जिन्हें विलक्षण कहा जाता रहा, उनके लेखन के कारण और उनके कुछ कुछ स्वभाव के कारण भी। कुरु कुरु स्वाहा जैसे अद्भुत उपन्यास से 47 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना रचनात्मक लेखन शुरू कर दिया। वो एक स्टार लेखक के रूप में प्रतिष्ठित थे। एक के बाद एक अपने हर उपन्यास में उन्होंने अपने ही सांचे को, अपने ही फॉर्मेट को, अपने ही क्या कह सकते हैं, जुनून को, अपने तरीके को, सलीके को थोड़ा थोड़ा तोड़ा और बदला। तो जब मैं कह रही हूँ अपने सांचे को तोड़ा और नए पैमाने गढ़ रहे थे, तो वो मनोहर श्याम जोशी थे। हमजाद और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी जैसे उपन्यास लिखकर उन्होंने हिंदी पाठकों को एक नई ज़मीन दी, जिस पर आज भी हम लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं। लड़खड़ाते हुए उन्होंने टीवी और फिल्मों के लिए भी मानक लेखन लिखा। इस किताब में, ये किताब पालतू बोहेमियन, प्रभात रंजन जी ने ये किताब मुझे भेंट की थी। इस पर मैंने अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी की है और आज आपके साथ वही साझा करूँगी। इस किताब में उन्हीं के संस्मरण हैं जिन्हें उनके बहुत ही नज़दीकी, करीबी हमारे आदरणीय प्रभात रंजन जी, जो लेखक हैं, सुचिंतक हैं, समाज और समय को नज़रबंद करते हैं, यहाँ उन्होंने उसे कलमबंद किया है। जोशी जी के साहित्य पर वे शोध कार्य भी कर रहे थे और धीरे धीरे वो उनके इतने करीब चले गए कि उनके लेखक में और लेखन में रमते चले गए, उनके लेखक के व्यक्तित्व में भी लगातार रमते गए। और बरसों तक जोशी जी की जो विराट दुनिया थी, जो उनका आसपास था, इर्द गिर्द था, उसको बहुत अच्छे से चिन्हने, पहचानने और चिन्हित करने का काम प्रभात रंजन जी करते रहे। देखिए, किसी पर जब संस्मरण लिखना हो, किसी से जुड़ी हुई स्मृतियों को, संवेदना को और अनुभवों को साझा करना हो, तो ये बड़ा जोखिम का काम होता है और ये जोखिम प्रभात रंजन जी ने किया। जोखिम वो लेते रहे हैं हमेशा, चाहे वो सोशल मीडिया पर बेबाक टिप्पणियों को लेकर हो। तो वो इस तरह से मनोहर श्याम जोशी जी की विराट दुनिया में, बड़े कैनवास में घुसते चले गए और उनके साथ चहलकदमी करते रहे। इस पूरे संस्मरण ने मुझे बार बार विस्मृत भी किया, हतप्रभ भी किया और प्रभात रंजन जी की अपने लेखक के प्रति, अपने आदर्श व्यक्तित्व के प्रति एक कृतज्ञता, एक विद्यार्थी की, एक शोधार्थी की कृतज्ञता इस संस्मरण में आपको दिखाई देती है। इस पुस्तक में उन्होंने पहले दिन की उनकी मुलाकात से लेकर उनके निधन तक उनसे जुड़े तमाम ऐसे किस्सों को बयान किया है जिनसे हम मनोहर श्याम जोशी जी को और उनकी बहुविध जो लेखन यात्रा है, जो उनके लेखक के व्यक्तित्व की परतें हैं, उन परतों को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। इन किस्सों में उनका दैनिक जीवन भी है, उनकी प्राथमिकताएं भी हैं और एक लेखक का अंदर और बाहर, यानी भीतर का मन और बाहर का द्वंद्व ये मौजूद है। तो लेखक एक व्यक्ति भी होता है, एक व्यक्तित्व भी होता है और उस रूप में, उसकी छवियों में, उसके व्यक्तित्व में कई जोन होते हैं, कई कंफर्ट जोन होते हैं। प्रभात रंजन जी ने उसको भी खंगालने की, उभारने की और हम सबसे रूबरू कराने की कोशिश की है।
इस पुस्तक की भूमिका पुष्पेश पंत जी ने लिखा था। वे भी मनोहर श्याम जोशी जी से बहुत जुड़े हुए थे। अपने संस्मरणों को साझा करने और किताब को एक पूरा मुकम्मल रूप देने में जोशी जी के उस रूप को देखकर जो हमारे विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और आज की नस्ल, आज की पीढ़ी को जो कुछ मिल सकता है, इस पुस्तक में पूरी तरह से उसे समेटा गया है। तो आज मैं इस पुस्तक के साथ हूँ। चलिए मैं इस जो पालतू बोहेमियन पर थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ आपसे साझा करती हूँ। शोधार्थियों, लेखक कलम से इनकलाब लाता है। इनकलाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जुलूस में शामिल हों, बाँह उठाकर ज़ोरदार नारे लगाएं, इश्तहार बाँटें। इनकलाब यानी समय और समाज में ज़रूरी फेरबदल कलम की ताकत बंदूक की ताकत से अधिक होती है। यह मैं इस संस्मरण को पढ़कर जो मैंने गुना और जो मैं जितना समझ पाई आपसे साझा करूँगी। ज़माना ऐसे व्यक्तित्व को सुनता भी है और मन ही मन गुनता है। उसकी दास्तान को दस्तावेज़ीकरण करने का काम प्रभात रंजन जी ने किया। कलम से इनकलाब लाने का इच्छुक लेखक यानी मनोहर श्याम जोशी अपने काम के दबाव के कारण कभी सामाजिक नहीं हो पाए। उनका जैसा ये कहना था हास परिहास में कि मरने की टाइमिंग सही होनी चाहिए। आखिरी दिनों में भी इस पर चिंतन करने वाले आखिरी बात, जो उनके मन की आखिरी बात थी, जो उन्होंने साझा किया, वही दरअसल इस संस्मरण का ज़रूरी हिस्सा भी बन गई। कुछ दिन बाद आकर क्या करोगे? इस पंक्ति के मर्म ने, संवेदन ने और सुधियों ने जैसे मुझे भी घेर लिया पूरी तरह से, और मैं बेचैन हो गई कि उस पर कुछ काम करना चाहिए। तो जो मर्म, संवेदन और स्मृतियाँ हैं, दरअसल वही ज़रूरी कड़ियाँ हैं, ज़रूरी टूल्स हैं। मैं साहित्य के लिए हमेशा से मानती रही हूँ। कथा हो, कहानी हो, कविता हो, आप संस्मरण लिख रहे हो किसी से जुड़ी हुई, तो जो मर्म, संवेदन और सुधियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, ये ज़रूरी टूल्स हैं जो काम आते हैं और किसी लेखक को भी उसके व्यक्तित्व को, उसके अंदर बाहर को लोकप्रिय बनाने में, सबके सामने खोलने में बेशकीमती होते हैं। उन्हें लोकप्रिय बनाने में ज़रूरी टूल्स होते हैं। किसी लेखक को, किसी साहित्यकार को उसके जीवन को करीब से जानने, खंगालने की अगर कोशिश की जाए तो आप उसे देख तो सकते हैं, आप परख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गुन सकते हैं, लेकिन झांकें तो था नहीं मिलती, आर पार दिखाई नहीं देता। बस लेकिन कोशिश भर किया जा सकता है किसी साहित्यकार को जानने की। प्रायः मैं ये कहा करती हूँ कि किसी लेखक या साहित्यकार को उस पर भी, अगर वह हिंदी का लेखक है, हिंदी का विद्वान है, हिंदी का चिंतक है, तो लगातार वो किसी वाद विवाद से घिरा ही रहेगा। किसी वैचारिक आक्रोश, वैचारिक चोट और लगातार क्या कह सकते हैं, एक कलह से, जो कलह इर्द गिर्द आपके परिवेश में पसरी हुई है, जो विवाद आपके इर्द गिर्द, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पसरे हुए हैं, वो हिंदी के लेखक को तो सबसे पहले आकर ये रोग लग जाता है। ये रोग, ये विचारधारा का रोग लग जाता है। तो कम से कम इतना तो मैंने आरोप लगाते हुए, जब दुनिया उन्हें इस तरह से खंगाल कर देखती है, उठा कर बार बार कटघरे में खड़ा करती है, बार बार उनके व्यक्तित्व का, उनके व्यक्तित्वांतरण का की परछाई बार बार उसकी तलब करती है दुनिया, तो फिर वो लेखक, वो साहित्यकार यूँ भी लोकप्रिय हो जाता है। लोग उस पर बात करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिखे पढ़े को बार बार देखा जाता है। तो परंपरा का निर्वहन साहित्यकारों के लिए कई दफ़ा ज़रूरी भी होता है, और कई दफ़ा परंपरा का निर्वहन करते हुए ऐसे लगता है कि कोई फांस सी, कोई घुटन, हम अगर उसका निर्वहन करते हैं तो वही हमारे गले को जकड़ने की फांस भी बन जाती है कि न उगलते बने न निगलते बने। तो ये अटक कर कुछ कहीं यहाँ रह जाता है। मनोहर श्याम जोशी जी
जो कई विधाओं में समान रूप से दक्ष थे। कौशल, उनकी प्रतिभा, उनका लेखन, उनका रचनात्मक कौशल जो था, तो उस पर जब कोई नया आलोचक, कोई नया विद्यार्थी, शोधार्थी काम करेगा, तो निश्चित तौर पर उन सारी चर्चाओं पर भी बात होगी जो मनोहर श्याम जोशी को से लेकर जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे, कविता हो, कहानी हो, संस्मरण, धारावाहिक लेखन, फिल्म, पटकथा, पत्रकारिता की जो कमिटमेंट होती है या जो जवाबदेही होती है, मनोहर श्याम जोशी एक वर्सटाइल लेखक थे। और उन्होंने इन सारी, जितनी मैंने अभी साहित्य की विधाएं गिनाई और जितनी समाज की ज़रूरी सेवाएं गिनाई, इन सब में मनोहर श्याम जोशी जी उसी गर्मजोशी से, उसी उत्तरदायित्व बोध से, उसी जिम्मेदारी से अपनी जवाबदेही, अपनी कमिटमेंट दे रहे थे। मनोहर श्याम जोशी जी ने पालतू बोहेमियन, ये इसके लेखक दरअसल प्रभात रंजन जी, मनोहर श्याम जोशी जी के इस मल्टी डायमेंशनल जो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है, उस आइडेंटिटी को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस संस्मरण में। और उनके भीतर का जो उहापोह है, उनके भीतर का जो अंतर्द्वंद है, जो संघर्ष है, जूझ है, उसको भी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दरअसल एक आलोचक पूरी संलग्नता के साथ और संलग्न होकर तटस्थ, तो संलग्न तटस्थता और तटस्थ संलग्नता जब मैं कहती हूँ, तो दरअसल उसके मायने यही होते हैं कि एक आलोचक को बहुत निर्मम होना पड़ता है, पर अगर वो विद्यार्थी और शोधार्थी रहा हो उनका, तो एक तरह की एक प्रेरक व्यक्तित्व के नाते एक प्रेरणा और एक आत्मीयता दोनों ही स्तरों पर प्रभात रंजन जी, क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जी से जुड़े हुए हैं, तो उस स्मृति पर जब कलम चलाते हैं, उनके अनुभव संसार पर या उनके संवेदनात्मक संसार पर, उनके रचनात्मक संसार पर जब कलम चलाते हैं, तो दरअसल एक लगाव भी और एक अलगाव भी, दोनों को निभाने की बहुत अच्छी कोशिश प्रभात रंजन जी ने की है। देखिए, किसी भी लेखक पर जब हमें कलम चलानी हो, उस पर बात करनी हो, और वो भी सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से बात करनी हो, तो फिर हमें यह भी देखना होता है कि वो आपका वरिष्ठ है, यह भी देखना होता है कि साहित्य और कला जगत में उसकी कितनी ख्याति है, कितना वह लोकप्रिय है, और इसके साथ साथ अगर वो आपका प्रेरक व्यक्तित्व भी है, आपका आदर्श भी है, आइडियल जिसको हम कहते हैं, तो उस रूप में भी अगर है, तो फिर उसका जब आकलन हम करने लगते हैं, तो ये खतरा हमेशा लगा रहता है कि कहीं हम पक्षधर ना हो जाएं, कहीं हम ऐसा न लगे कि हम कोई प्रशस्ति गान लिख रहे हैं, या हम उनके इर्द गिर्द क्या कह सकते हैं कि स्तुति में, प्रशंसा में कहीं उनका उसे क्या कहते हैं कि कहीं उनकी वो तो नहीं लगा रहे, जो फेरी होती है कि पूरी आत्मीयता के साथ उस स्मृति में लबालब उस आत्मीयता को निभाते हुए अपने आदर्श व्यक्तित्व को, अपने प्रेरक व्यक्तित्व को, अपने वरिष्ठ को जब आप उस पर कलम चलाने बैठें, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्तुति तो नहीं होने जा रही है। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है आलोचक को, शोधार्थी को। तो ये उसकी आदतों को पकड़ना, उसकी नीयत को जानना, उसके फितरत को खंगालना और उस पर कलम चलाना जोखिम का काम था। और ख़ास तौर पर प्रभात रंजन जी, क्योंकि उनके शोधार्थी भी रहे, तो उनके लिए तो ये कि तटस्थ भी कैसे रहा जाए, और एक आलोचक का दायित्व जो होता है कि वो अपनी पर्यवेक्षक दृष्टि से उसका आर पार देखे और किसी के दबाव में ना आए, किसी भाव के दबाव में ना आए। ये कोशिश सफल रही है प्रभात रंजन जी की, क्योंकि संस्मरण लेखन में वो अपने तमाम जुड़ाव के साथ भी मनोहर श्याम जोशी जी से एक निश्चित दूरी भी बनाए रखते हैं। क्योंकि जब दूर से आप देख रहे होते हैं पर्यवेक्षक की दृष्टि से एक आकलन करते हुए, क्योंकि आलोचक का मतलब है कि उसके पास वो लोचन, वह आँख हो
जो सम्यक रूप से देख ले, उसके अंदर बाहर को, उसके स्वभाव को, उसकी आकृति को, उसकी तमाम विशेषताओं को, उसके अजीज को, उसके दुश्मन को, उसके मीत को, उसके साहित्यिक दुश्मनों को, उसके समकालीनों के साथ उसका कैसा संबंध था, उसके और समय और समाज में उसकी कैसी चुनौतियां थीं, या उस समय और समाज में जिन चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है, आदर्श व्यक्तित्व, वो साहित्यकार, वो लेखक, वो उसके प्रॉब्लम एरियाज को किस तरह छू रहा है और उसकी क्या सॉल्यूशन निकाल रहा है। तो उसका आगा पीछा, आड़ा तिरछा सब कुछ प्रभात रंजन जी को देखना था कि उनके अपने समकालीनों के साथ कैसे संबंध थे, वो तमाम जो उनके समय में जो साहित्यिक अवधारणाएं चल रही थीं, उसके प्रति मनोहर श्याम जोशी जी का रवैया कैसा था। जब वे कलम चलाते थे, जब वे तमाम साहित्यिक विधाओं में एक साथ ख्यात हो रहे थे, लोकप्रिय हो रहे थे, तो कैसे वो अपने को तमाम आक्षेपों से, आरोपों से बचा लेते थे। इस सब को देखने की ज़रूरत प्रभात रंजन जी को थी और उन्होंने देखा भी। बहुत कोशिश उनकी कामयाब रही इस मामले में। चलिए, तो क्योंकि संस्मरण एक दस्तावेज होता है, मैं शुरू से ही कह रही हूँ, क्योंकि आप अपने जो आपकी स्मृतियों में सदा सदा के लिए बस गया, वो ज़रूरी व्यक्तित्व, जिसकी स्मृतियाँ, जिसका संवेदनात्मक संसार, जिसका रचनात्मक धरातल और जिसका अनुभव आपकी सुधियों और स्मृतियों में हमेशा के लिए बस गया, आप उसी पर संस्मरण लिखते हैं। तो किसी भी संस्मरण में, चाहे वो व्यक्ति हो, चरित्र हो, उसके आसपास की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हो, वो घटना, देशकाल, वातावरण बहुत वास्तविक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका दस्तावेज संस्मरण है। इसे आने वाली नस्लें और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी और मनोहर श्याम जोशी को जान पाएंगी, आभ्यंतर, भीतर और बाहर। तो एक खास व्यक्तित्व पर जब काम करना हो, एक खास व्यक्तित्व पर जब कहानी लिखनी हो, या उसके कहने की कला पर बात करना हो, उसके दृष्टिकोण पर, उसके उत्तरदायित्व बोध पर बात करना हो, तो ये तटस्थ संलग्नता सबसे बरती नहीं जाती। और यह भी सच है कि हम अपनी स्मृतियों से जुड़े किसी खास व्यक्तित्व का जब वर्णन करने बैठते हैं, तो लाख मन को समझा लें, लाख मस्तिष्क को काबू में रखें, लाख कोशिश करें, अनजाने ही सही कहीं हमारा स्व भी, हमारा लेखक भी, क्योंकि प्रभात रंजन जी खुद एक लेखक हैं, उनका लेखक भी उस संस्मरण में स्वतः ही आ जाएगा, आता ही है। बड़ी ईमानदारी से लेकिन कहूँगी कि पालतू बोहेमियन पढ़ने के बाद साहित्य जगत में जो लोग भी मनोहर श्याम जोशी जी को जानते हैं, या जो नहीं भी जानते, जो जानना चाहते हैं, जो उन्हें मानते हैं या जो नहीं भी मानते, जो उनके मित्र हैं, साहित्यिक मित्र की बात कर रही हूँ, या जो उनके समवयस्क, उनके शत्रु, साहित्यिक शत्रु हैं, उनको उनके व्यक्ति रूप में, उनके साहित्यकार रूप में, उनके पटकथाकार रूप में, या सोशल जगत की जो उनकी व्यस्तताएं थीं, उनकी जो किस्सा गोई शैली थी मनोहर श्याम जोशी जी की, या उनके भीतर की जो प्रसिद्धि की कुलबुलाहट और परिस्थितियों की चमक दमक को देखकर किस तरह से वे उसे मिथ्या और झूठा और कई बार तो भरपूर रूप से हास्य विनोद सहित मनोरंजक प्रसंग छेड़ देते थे, कई मनोरंजन और उनके जो ज्ञान विज्ञान के अपने समृद्ध इलाके थे, उस सारे पिटारे को और जनता के साथ, यानी सहृदय समाज के साथ, सहृदय पाठक के साथ उनका कैसा अपना संबंध था, या उनका इंटेलेक्चुअल रूप और उनका एक नितांत जो उनका अपना वास्तविक रूप है ना, जो सार्वजनिक रूप है, वो दोनों रूप कैसे घुल मिल जाते हैं, कैसे एकमेक हो जाते हैं। और प्रभात रंजन जी ने ये पूरी कोशिश की, दरअसल सहृदय समाज के सामने, या जो उन्हें नहीं जानते हैं, उनके मनोहर श्याम जोशी जी के हर शेड को, हर परत को, हर लेयर की बात कर रही हूँ,
को कैसे पूरी वास्तविकता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ समझ सकें और इस पुस्तक को भी लंबे समय तक लोग याद रख सकें। तो ये बोहेमियन से परिचय करवाना, एक दरअसल उस इंटेलेक्चुअल रूप को, दरअसल मनोहर श्याम जोशी जी को बोहेमियन के रूप में, उस अनूठे रूप में परिचित करवाने का काम प्रभात रंजन जी कर रहे हैं। इस पुस्तक के नाम के साथ भी मनोहर श्याम जोशी जी की एक याद दरअसल जुड़ी हुई है, और ये बात भी उन्होंने इसी तरह से कही है कि इन स्मृतियों के बहाने, उन अनुभवों के बहाने, उन सारी मर्म और सारी संवेदनाओं की यात्रा करते हुए जो रचनात्मक उनकी भूख प्यास थी, उसको एक साथ, यानी मनोहर श्याम जोशी जी की भूख प्यास को प्रभात रंजन जी भी साथ साथ जी रहे थे। हाँ, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को, उस समय और समाज को लेकर जो चैलेंजेस थे और इनका क्या निदान और समाधान हो सकता है, उस पूरे धरातल पर प्रभात रंजन जी मानसिक रूप से मनोहर श्याम जोशी जी के साथ उनकी रचनात्मक यात्रा में सहयात्री बन रहे थे। तो जो पाठक समाज है, उन सबको भी सहयात्री बना लेने का जो जिम्मा उठाया, जिम्मेदारी जो उठाई है प्रभात रंजन जी ने, वो काबिल तारीफ है। चलिए, इस रचनात्मक यात्रा में हम प्रभात रंजन जी के भी सहयात्री बन रहे हैं, और हम मनोहर श्याम जोशी जी की भी, यानी लेखक की भी, और लेखक के स्मृति चरित्र को उद्घाटित करने का काम जो प्रभात रंजन जी कर रहे हैं, उन दोनों के साथ हम सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी नेपथ्य में नहीं जाता, पर्दे के पार क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, सबको सामने रंगशाला में जो सामने पर्दे के आगे दिखाई देता है या जो खेला जा रहा होता है, जैसे हम एक रंगशाला में बैठे हैं, अब रंगमंच का पूरा खाका तैयार है, पर्दा खींचा गया, दृश्य पर दृश्य आ रहे हैं, पात्र अपनी अपनी भूमिकाओं में अपने अपने चरित्र को जी रहे हैं, वातावरण बार बार बदला जा रहा है, और वातावरण के अनुसार मंच पर, जिस रंगशाला में हम बैठे हैं, मंच पर अनुकूल संवाद अदायगी भी हो रही है, उसका माहौल बनाया जा रहा है। तो जो पर्दा उठने व गिरने का गुमान है और अनुमान है, उसको जो हम रंगशाला में बैठे लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, गुन रहे होते हैं, इस संस्मरणात्मक पुस्तक में फ्लैशबैक और वर्तमान दरअसल साथ साथ घटित हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पालतू बोहेमियन को आप किसी रंगशाला में बैठकर देख रहे हैं। प्रभात रंजन जी के शब्द जो हैं वो विजुअलाइज हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके सामने जैसे पर्दा खींचा गया है, आपके सामने ही दृश्य बदल रहे हैं, आपके सामने ही सारे पात्र अपनी चरित्र, अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं, और अपनी संवाद अदायगी कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट सी जो चीज़ें हैं, उनका ख्याल प्रभात रंजन जी पूरा रखते हैं इस किताब में। आप देखें कि स्वभाव से शोधार्थी तो हैं ही प्रभात रंजन जी, आजीवन हम एक लर्निंग प्रोसेस में ही होते हैं, तो अपने सब्जेक्ट यानी मनोहर श्याम जोशी जी को, क्योंकि उन पर वो काम कर रहे हैं, उन पर वो काम करके उसे एक स्मृति चरित्र के रूप में, स्मृति चित्र के रूप में, संस्मरण के रूप में दस्तावेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने लेखक से घुलना मिलना, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना, परिचय से प्रेम में बदलना, फिर प्रेम के फ़लसफ़ों की गुत्थियाँ सुलझाना, फिर उन फ़लसफ़ों की किस्से निकल पड़ना और धीरे धीरे बढ़ने लगना, चलने लगना। चूँकि ये दोनों ही चाहे मनोहर श्याम जोशी जी हैं या प्रभात रंजन, दोनों ही स्वभाव से पत्रकार हैं। पहले पत्रकार हैं, फिर साहित्यकार हैं, और कलमकार तो दोनों ही हैं। तो इस धर्म को, इस उत्तरदायित्व को तो दोनों ने निभाया ही है। तो दोनों में कॉमन बात तो ये है, जैसे रचनात्मक साहित्य को पत्रकार की नज़र से नहीं पढ़ना चाहिए। साहित्य में वर्तमान अंधकार में चल रहा है, भविष्य की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। भविष्य के लिए उम्मीदवार हमें काम करके दिखाना होगा, क्योंकि उम्मीद तो जगानी होगी। तो जो अच्छा लेखक है, अच्छा लेखक अगर बनना है तो बहुत अच्छा
ढूंढ ढांड कर खोज कर पढ़ना होगा, शोधार्थी होना होगा, शोध करना होगा। मार्क्सवाद और उत्तराधुनिकता में जो बड़ा अंतर था वो ये था कि हिंदी में मार्क्सवाद की आलोचना के केंद्र में समाज का निम्न वर्ग था, एक संघर्षशील जुझारू मध्यम वर्ग था, जबकि उत्तर आधुनिकता ने मूलतः मध्य वर्ग को अपने सेंटर में, सेंट्रिक आइडिया के रूप में रखा। लेखक प्रभात रंजन अपने साहित्यकार, अपने लेखक जिसका संस्मरण वे लिख रहे हैं, जो ज़रूरी स्मृति है, मनोहर श्याम जोशी जी से जब मिलने गए तो ये इच्छा लेकर गए कि अब तक जो लिखा है और जितना भी लिखा है वो कैसा है, और भविष्य में आगे का लेखन कैसे और किस दिशा में केंद्रित है, और कैसे, क्या और कब कब कौन सी ज़रूरी किताब पढ़नी चाहिए। तो चर्चाएं निकल पड़ी, चर्चाएं रोज़ होने लगी, कभी लेखन पर, कभी लेखक पर, कभी पुस्तकों पर तो कभी पुस्तकालयों पर, कभी भाव पर तो कभी भाषा पर, कभी कंटेंट पर तो कभी फॉर्मेट पर। तो आपको इस पुस्तक में प्रभात रंजन जी यह भी स्वीकारते खुद लिख रहे हैं, दिखाई देंगे कि मैं उनके पास गया था लिखना पढ़ना सीखने के लिए, कि मुझे पढ़ना सिखा दो। मैं लिखना सीखना चाहता था और उन्होंने मुझे पढ़ना सिखा दिया। मनोहर श्याम जोशी जी के लिए पुस्तकालय, शब्द भंडार और शब्दकोश तीनों ही, पुस्तकालय, शब्द भंडार और शब्दकोश, ये तीनों ही लेखक के जीवन में बहुत महत्व रखता है। प्रभात रंजन जी की स्मृतियों में अपने प्रिय साहित्यकार के सानिध्य में यह सब कुछ सीखने का, जानने का अवसर मिला, और उत्तर आधुनिकता की जो व्यवहारिक शनाख्त होनी चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, वह भी हुई। आने वाले समय में साहित्य हो, समाज हो, उसको पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होना होगा। याद नहीं पड़ता उस दौर में कोई भी हिंदी का लेखक तकनीकी दिशा में इतनी शिद्दत से सोच रहा होगा जैसा कि मनोहर श्याम जोशी जी सोच रहे थे। पालतू बोहेमियन में ये कहा गया है कि आने वाले समय में तकनीक हिंदी को विचार की जकड़ से आज़ाद कर देगी। आने वाले समय की आहट को सुनना मनोहर श्याम जोशी जी की ये खास विशेषता रही है, और ये आने वाले समय की जो आहट वो सुन रहे थे, दरअसल उससे वो प्रभात रंजन जी को भी समृद्ध कर रहे थे। निरंतर चल रहे उनके धारावाहिक, और फिर उन धारावाहिकों का जो उतार चढ़ाव था, दरअसल वो इनके सिनेमा जगत में भी पटकथा के बदलते तेवर और फार्मूला लेखन जब आ गया तो उसके कारण एक प्रोफेशनलिज्म बढ़ता गया सिनेमा में, और इस सब के चलते बहुत समय तक एक ठहराव, एक उदासी, एक निराशा, एक क्या कह सकते, उदासीनता, तटस्थता का दौर भी, एक कठिन दौर से भी मनोहर श्याम जोशी जी गुजरे। उत्तर आधुनिकता और उपभोक्तावाद पर बेबाक राय देते थे मनोहर श्याम जोशी। ग्लोबलाइजेशन पर उनका रवैया बड़ा साफ साफ था, और हमारे भीतर जो पश्चिमी शिक्षा को लेकर, पश्चिमी व्यवस्था को लेकर जो उधेड़ बुन है, उस पर बड़े लॉजिकल होकर, बड़े फैक्चुअल लॉजिकल तार्किकता से वे दरअसल हमें उसका उत्तर देते थे और संकेतों में बात करते थे। और दरअसल वे ग्लोबलाइजेशन से जो एक रास्ता बढ़ती जा रही है, रचना में भी, साहित्य में भी और समाज में भी, उस ग्लोबलाइजेशन से जो एक रास्ता परोसी जा रही थी, उस ओर भी मनोहर श्याम जोशी जी की नज़र थी। आप कहीं भी चले जाएं, उस स्थान की भिन्नता, वहाँ की स्थानीय रंगत, खुशबू, वहाँ की स्थानीयता, भोजन भजन, वहाँ का रहन सहन, मिजाज, वहाँ के तेवर, जुनून, जोश, सब तो खो ही जा रहे हैं, सब तो लुप्त हो रहे हैं, दुर्लभ हो रहे हैं। सब जगह एक से होटल हैं टीम टाम सजे हुए, एक जैसा व्यंजन परोसा जाता है, वहाँ एक जैसा खाना मिलता है, एक जैसी सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं। और आप देखें कि देश के किसी कोने में चले जाएं, आपको एक जैसा जीवन यापन करने को दरअसल बेबस कर दिया जाता है। तो स्थानीयता को चोट पहुँच रही है।
वहाँ के व्यंजन, वहाँ का लोक व्यवहार, लोक विचार, वहाँ का लोक साहित्य, लोक बोली, लोकगीत, और प्रांतीय व्यंजन, क्षेत्रीय स्थानीय व्यंजन, वहाँ का रंग राग रस, ये सब तो लुप्त हो रहा है ना, ये सब तो, उस पर तो चोट हो रही है। इस पर काम होना चाहिए और अब तक उस पर काम नहीं हुआ। आखिर में सबसे ज़रूरी सीख जो मनोहर श्याम जोशी जी प्रभात रंजन जी को देते हैं, और प्रभात रंजन जी इस पुस्तक के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं, कि एक हिंदी के लेखक को, एक हिंदी के साहित्यकार को दरअसल हमेशा अपने वर्तमान से ज़्यादा अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले लेखकों और पाठकों के लिए लिखना, सोचना चाहिए। खासकर हिंदी के लेखक के लिए वो कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए एकाग्र हो, एक चित्त हो, एक निष्ठ हो और अपना फोकस बनाए रखे, डगमगाए नहीं कि हम बेस्ट सेलर नहीं हैं तो डगमगाए नहीं। कभी किसी सेठ, किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक, किसी रसूखदार लेखक के प्रति अपनी वैचारिकता को, अपनी सोच को, अपने विवेक को, अपने स्वाभिमान को समर्पित न कर दें, चढ़ावा न चढ़ा दें। इसका ध्यान हिंदी के लेखक को रखना होगा। तो जो लेखन के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व बोध है, सबसे पहले किसके लिए है? वो भविष्य में आने वाले पाठक, लेखक, साहित्यकार जो भविष्य में बनने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके प्रति है ना। तो इस बात को उभारा है प्रभात रंजन जी ने अपने जो संवाद उनके बीच में हो रहे थे। लेखन के लिए जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो तपस्या है, जो निरंतर का एक समय निकालना है ना, अधिक से अधिक सोर्सेज इकट्ठे करना, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ना, स्रोत कोई पढ़ना, बिचौलियों से बचना, जिन्होंने उनको सोर्स बनाकर लिखा उनसे बचकर सोर्स तक ही पहुंचना। तो एक लेखक को बहुत आज़ाद ख्याल होकर, आज़ाद सोच के साथ इन विडंबनाओं से जूझना होगा। पर विडंबना तो यही है कि हिंदी का लेखक स्वतंत्र सोच ही नहीं रख पाता। वो स्वतंत्रता की सबसे अधिक गुहार करेगा, सबसे अधिक नारे लगाएगा, सबसे अधिक मुक्ति की आकांक्षा की बात करेगा, और सबसे ज़्यादा वो अपनी मुक्ति और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा होगा, जूझ रहा होगा। अपने आत्म से ही वो सबसे ज़्यादा जूझ रहा होगा। कभी वो सरकारी नौकरी में है, तो कभी वो किसी सेठ के दरबार में है, तो कभी वो प्रतिष्ठित प्रकाशकों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो कभी वो रसूखदार लेखकों के मान मनोवल में जुटा हुआ है। इसी में भेंट चढ़ाया जा रहा है अपने स्वाभिमान को, अपने फोकस को, जो उसे बचाए रखना है। तो यह सीख तो सबसे बड़ी सीख है। ये सीख सबसे महत्वपूर्ण है, संपूर्ण हिंदी जगत के लिए सीख सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक अग्रज, जो हमारा एक पहले का लेखक साहित्यकार अपने वंशज को सौंप कर जाता है धरोहर के रूप में, दाय के रूप में। तो मनोहर श्याम जोशी जी ने प्रभात रंजन जी को ये धरोहर, ये दाय सौंपा और कहा कि सम्मान पाना चाहते हो तो सेठों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखो। शिष्य कहलाओ, चेला या चमचा नहीं। कलम से इनकलाब लाओ, कलम से इनकलाब लाओ। तो मेरी बात यहीं से शुरू हुई थी कि कलम से भी इनकलाब लाई जा सकती है। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां सुनते सुनते।